हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी सीटेट की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और आप 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर इसके द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सारे क्वेश्चन जो है ना वो पिछले सालों के ही है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कोई अपने मन से इन क्वेश्चंस को बना के लाया हूँ। पूरे पिछले साल वाले ही क्वेश्चन है, तो सभी को ध्यान से पढ़िए ताकि आपकी तैयारी में और अच्छी हो सके और इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को क्या कर सके और अच्छे से आगे बढ़ा सके। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निपुणता उन्मुख विद्यार्थी या शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय खालिस्तान को देते हैं और असफलता का श्रेय खालिस्तान को देते हैं। मतलब जो छात्र होते हैं जो मास्टरी ओरिएंटेड होते हैं, मास्टरी ओरिएंटेड के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो वो बच्चे जो इस बात पर फोकस नहीं करते कि मतलब हम लोग को किसी भी परीक्षा को पास होने के लिए पढ़ना है या फिर हमको किसी परीक्षा में अवार्ड जीतने के लिए पढ़ना है, वो इसीलिए पढ़ेंगे या फिर कोई भी काम को इसीलिए करेंगे ताकि उस काम में वो बहुत अधिक निपुण हो पाए, वो बहुत अधिक उसमें मास्टरी को अचीव कर ले, जिससे आगे वो सब्जेक्ट की गहरी नॉलेज ले सके। और इसीलिए उनकी पूरी पढ़ाई क्या होती है, वो मास्टरी अचीव करने पर ही फोकस होती है। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे और असफलता का किसको देंगे, हमको बताना है। तो सबसे पहला क्या दिया है कि सफलता का श्रेय योग्यता और अच्छी किस्मत को देते हैं। ठीक है। तो और असफलता का श्रेय किसको देते हैं, निम्न योग्यता को देते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर गलत क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर लक बोला गया है। और जो बच्चे मतलब अपने सक्सेस के बारे में जो मास्टरी ओरिएंटेड होते हैं, अपने सक्सेस का जो श्रेय है वो लक को नहीं देते कभी भी। वो अपने जो उनकी जो मेहनत होती है उसी को उसका श्रेय देते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या लग रहा है, थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन हम आगे की भी ऑप्शन पढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या कहा गया है कि योग्यता और कोशिश को अपनी सफलता का श्रेय देते हैं, मतलब एबिलिटी को और एफर्ट को। मतलब कि अगर उनने कुछ सक्सेस प्राप्त की तो क्या बोलेंगे कि हमारे में ये एबिलिटी थी, हमारे अंदर क्या था, हमने एफर्ट लगाया था, इसलिए हम सक्सेस हुए। और फेलियर का किसको देते हैं कि अपर्याप्त कोशिश को, कि उनका इनसफिशिएंट एफर्ट था या फिर अपर्याप्त कोशिश थी, उन्होंने कोशिश सही से नहीं करी थी। वो ये नहीं सोचते कि मैं मूर्ख हूँ या फिर मुझसे तो चीज़ होगी ही नहीं या फिर टीचर ही गलत पढ़ा रहे, ये सब चीज़ें वो नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं कि अगर हमने अच्छा अचीव किया इसका मतलब हमने अच्छा एफर्ट लगाया था। हमने कम अचीव किया मतलब हमारा जो एफर्ट था वो क्या था, कम था। तो ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है कि एबिलिटी एंड अच्छी, मतलब एबिलिटी एंड गुड लक, यानी कि योग्यता और अच्छी किस्मत को ये देते हैं। तो फिर यहाँ पर किस्मत की बात आ गई। और फेलियर का किसको देते हैं, कार्य की कठिनाई को। तो वो कभी भी कार्य की कठिनाई को इसका श्रेय नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि वो ये मानते हैं, जो मास्टरी ओरिएंटेड बच्चे रहते हैं, कि हर काम सरल होता है, बस काम को करने का हमको ढंग बदलना होगा या फिर काम को करने का तरीका हमको बदलना होगा, तो उससे क्या होगा, काम सरल हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। एबिलिटी और एफर्ट, यहाँ पर ये चीज़ सही दी कि सक्सेस का किसको देते हैं, एबिलिटी एफर्ट को, योग्यता और कोशिश को। लेकिन यहाँ पर बैड लक दिया है किसका, असफलता का कारण। वो कभी भी लक में विश्वास नहीं करते। जो बच्चे मेहनती होते हैं या फिर निपुणता उन्मुख होते हैं, जिनको मास्टरी अचीव करनी होती है, वो सिंपल सी चीज़ मानते हैं कि अगर हम लोग परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो कोई भी चीज़ संभव है। अगर हमारे प्रयास में कहीं कमी है तो कोई चीज़ हो सकता है हमसे न हो रही हो, अगर प्रयास हम अच्छा करेंगे तो हम हर प्रकार की चीज़ कर सकते हैं। ये वो बच्चे मानते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड सही, क्योंकि इसमें क्या है, योग्यता और कोशिश से किसी भी सक्सेस को मान सकते हैं कि सक्सेस हो रही है, और अपर्याप्त तो कोशिश करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि हम इसमें फेल हो गए थे। ठीक है। बाकी किस्मत विस्मत पे तो आपको भी बिलीव नहीं करना चाहिए। हाँ, अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्या है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक अभिकथन दिया होता है जिसको ए बोला जाता है, अजर्सन, और एक कारण दिया होता है जिसको बोला जाता है रीजन, यानी कि आर। अब हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि अभिकथन सही है या नहीं, फिर देखना होता है कारण सही है या नहीं, और फिर देखना होता है कि क्या कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। इसका 3 स्टेप होती है। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि अभिकथन सही है या नहीं। यहाँ क्या दिया है कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। मतलब स्केप फोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। स्केप फोल्डिंग क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। स्केप फोल्डिंग क्या होती है, जो एक अस्थाई सहायता होती है। ठीक है। क्या होती है, अस्थाई हेल्प, अस्थाई सहायता जो होती है, इसी को क्या कहा जाता है, स्केप फोल्डिंग कहा जाता है।
और ये क्या होती है, ये सीखने की प्रक्रिया में ना बाधा नहीं डालती, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है, ये सहायक होती है। तो यहाँ जो बाधा लिखा है ये गलत लिखा है, सीखने की प्रक्रिया में सहायक होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। तो पहला वाला अभिकथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में कहीं से कहीं तक बाधा नहीं डालती बल्कि सपोर्ट करती है। ठीक है, फैसिलिटेट करती है। और सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। मतलब लेव वाइगोत्स्की प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन एंड मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट। मतलब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करेंगे और उसमें हेरफेर करके सीखेंगे। तो ये बिल्कुल बात सही हो जाएगी कि बच्चे क्या होते हैं, अपने स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करते हैं और उसमें हेर-फेर करके सीखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो तो गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक सेकंड मैं आपको बता दूं, जैसे ए तो हमारा गलत हो गया था। इनने क्या कहा है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करते हैं। स्वतंत्र रूप से नहीं करते, ये लोग सामाजिक रूप से पर्यावरण पर कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम बच्चे को ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि बच्चा एकदम स्वतंत्र तरीके से पर्यावरण पर काम करेगा। एक सामाजिक रूप से घिरा हुआ होगा, सभी लोगों के समर्थन में काम करेगा। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, मतलब जो आर है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ना बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग बाधा डालता है और ना ही बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पर्यावरण से कार्य करना सीखते हैं। तो हमारे जो दोनों ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, ए हमारे दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 की बात करेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि टीचर शुड डिस्टेंस themselves फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली। मतलब शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल देनी चाहिए। तो सुनने में तो उतना सही नहीं लग रहा है कि बच्चे पर अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी डाल दी, क्योंकि शुरुआत में जो बच्चे होते हैं वो खुद इतने सक्षम नहीं होते कि वो अपने अधिगम की जिम्मेदारी खुद ले सके। तो ऑप्शन में कन्फ्यूजन लग रहा है। सेकंड पढ़ते हैं, मतलब अभिकथन कहीं ना कहीं हमको गलत प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ क्या कहा गया है कि लर्निंग टेक्स प्लेस अफेक्टिवली इन ऑथोरिटेटिव रादर देन डेमोक्रेटिक। तो बिल्कुल गलत बात है। लोकतांत्रिक वातावरण बेस्ट होता है किस चीज़ के लिए, किसी भी अधिगम के लिए। मतलब किसी प्रकार की अगर हमको लर्निंग करवानी है तो हमको क्या करना है, एक लोकतांत्रिक वातावरण तो देना ही चाहिए। लोकतांत्रिक वातावरण देने से क्या होगा, लोकतांत्रिक वातावरण देने से बच्चे उस चीज़ को और अच्छे से सीखेंगे और बच्चे क्या होंगे, अपने पूरी तरीके से अभिव्यक्ति करने में सक्षम होंगे। एकाधिकारवादी में क्या होता है, बच्चे बहुत डरे हुए सहमे हुए रहते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि शिक्षक से कुछ बोलना है या नहीं बोलना है, कहीं शिक्षक डांट ना दे। इसलिए एक डर का माहौल क्या होता है, एकाधिकारवादी वातावरण में उत्पन्न हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, गलत है। मतलब शिक्षक को छात्रों से दूरी बनाकर भी नहीं रखना चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी भी उन पर नहीं डालनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वातावरण के बजाय एकाधिकारी वातावरण में प्रभावी ढंग से शिक्षण नहीं होता। लोकतांत्रिक वातावरण में शिक्षण क्या होता है, बेस्ट होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे हम लोग। क्या बोला गया है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए एक विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कौन सी अवधि कहलाती है। हिंदी में थोड़ा सा इसके ना वर्ड परिवर्धित ये सब कन्फ्यूजिंग होते हैं, इंग्लिश में एक बार पढ़ के देखेंगे। इन डेवलपमेंटल टर्म्स अ टाइम फ्रेम where an individual upholds an amplified sensitivity to particular incentives for developing particular skills to function in an efficient manner is referred to as blank of development। मतलब वो स्थिति जिसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के अनुभव जो देना जरूरी होता है, किसके लिए, मतलब जैसे अगर मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, अब ना ये मान के चलिए 1 साल का हुआ है। अगर आप इसको ऐसे अनुभव नहीं दोगे जिससे कि वो चलना अच्छे से सीख पाए और रेंगना अच्छे से सीख पाए, तो क्या होगा कि लाइफ टाइम जो इसकी ग्रोथ है ना, मतलब कि जो पैरों से संबंधित या मांसपेशी से संबंधित, वो क्या होगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो पीरियड था, जो 1-2 साल वाला पीरियड था, उसमें उसका चलना रेंगना, इसके लिए वो बहुत क्या था,
आवश्यक पीरियड था। इसके टाइम पे उसके लिए चलना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उस टाइम आपने उसको उस प्रकार के अनुभव नहीं दिए। इसीलिए क्या हो गया कि बच्चे का लाइफ टाइम जो चलने के बारे में या फिर मांसपेशियों के बारे में वो उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाया। सेकंड, अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, मान के चलिए कोई बच्चा है, उसकी लैंग्वेज किस टाइम डेवलप होती है? जब वो छोटा होता है, 1-2 साल का जब वो टाइम पीरियड में होता है। अगर आप उसको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोलने के अवसर दो, बहुत ज़्यादा उसके किसी के साथ बात करने के अवसर दो, उसके दादा-दादी के बीच रखो, तो क्या होगा, बच्चा बहुत ही अच्छे से लैंग्वेज पर उसकी पकड़ बन पाएगी। लेकिन अगर ऐसे बात इस टाइम में जो इतना क्रिटिकल जो टाइम है, इसमें आपने बच्चे को क्या किया, एकदम ऐसी जगह रखा जहाँ बच्चे से कोई बातचीत नहीं करता, जहाँ बच्चे से कोई बोलता नहीं है, तो क्या होगा, उसकी जो भाषाई कौशल होगा बड़ा ही क्या होगा, कमज़ोर किस्म का होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रकार के अनुभव नहीं दिए। तो ये जो पीरियड कहलाता है, जहाँ पर हमको उस प्रकार के उत्प्रेरणाएँ देनी होती है बच्चे को कि जिससे उसका विशेष कौशल विकसित हो पाए, वो उसको क्या कहेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या-क्या दिया है, इसको कहा गया है पहला उत्प्रेरक अवधि या फिर स्टिमुलस पीरियड। तो स्टिमुलस पीरियड नहीं कहा जाता, कोई स्टिमुलस थोड़ी ना देने उसको। इंसेंटिव पीरियड, कोई किसी प्रकार का हम उसको इंसेंटिव नहीं दे रहे। इंसेंटिव क्या होता है, जैसे नहीं होता जो इनको मिलता है, जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव दिया जाता है, तो ये भी नहीं है। एनकोडिंग पीरियड, कोई कूट लेखन की अवधि नहीं है ये क्या है, एक क्रिटिकल पीरियड है। क्रिटिकल पीरियड मतलब डेवलपमेंटल टर्म में एक टाइम फ्रेम होता है जहाँ पर क्या होता है कि एक एम्पलीफाइड सेंसिटिविटी होती है, मतलब एक विशेष प्रकार की उत्प्रेरणा होती है किसके लिए, मतलब एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए। मतलब क्रिटिकल पीरियड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर तरीके के अनुभव देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जिससे व्यक्ति उस चीज़ को सीख सके। अगर वो वैसा नहीं सीख पाता तो लाइफ टाइम क्या होता है, उसमें कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, लाइफ टाइम उसमें क्या आ जाती है, उसके प्रति एक कमज़ोरपना आ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इसको संवेदनशील अवधि भी कहा जाता है हिंदी में। यहाँ पर क्या कहा गया है कि लेखन वैकल्य की विशेषता क्या है, मतलब जो डिस्ग्राफिया है उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले लेखन का वैकल्य समझ आ रहा हो कि लिखने से संबंधित कोई दोष है। तो यहाँ पर कहा गया लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, मतलब पढ़ने के प्रभाव में कमी। तो गलत बात है, पढ़ने के प्रभाव में कमी काय में होती है, ये होती है डिसलेक्सिया में। किस चीज़ में होती है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, व्यक्ति सही से पढ़ नहीं पाता, पढ़ने संबंधी दोष बोला जाता है इसको। रेपिटेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स, ये जो होता है ये किस चीज़ में होता है, ये होता है ऑटिज्म में। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसको बोला जाता है, स्वलीनता विकार। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिहेवियर को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। और डिलेड मोटर स्किल्स, डिलेड मोटर स्किल किस में होता है, ये होता है डिस्प्रेक्सिया में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो शारीरिक कौशल है, मतलब जो हमारे मांसपेशीय कौशल है, इनसे संबंधित विकार होता है, इसको कि डिस्प्रेक्सिया बोला जाता है। जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है, लेखन वैकल्य और लिखने लिखित कार्य में चुनौती, दिया ही हुआ है, वो तो बहुत आसान है समझना। तो ये किससे संबंधित होता है, ये होता है हमारे राइटिंग से संबंधित, हमारे लिखने से संबंधित। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पूछा भी क्या गया है कि डिस्ग्राफिया या फिर लेखन वैकल्य किससे संबंधित है, तो लिखने में चुनौती से संबंधित है। ठीक है, डिस्ग्राफिया। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक रहे हैं, कहाँ के, यूएसए के मनोवैज्ञानिक रहे हैं। क्या दिया था इन्होंने, यहाँ से रिवाइज भी कर लीजिए थोड़ा सा। इन्होंने दिया था क्या, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, 3 लेवल बताए थे और क्या बताई थी, 6 स्टेजेस बताई थी। 6 स्टेजेस, 3 लेवल, एक लेवल में कितनी स्टेजेस होती थी, एक लेवल में 2 स्टेजेस, और ऐसे ही 3 लेवल में कितने स्टेजेस, 6 स्टेजेस। ठीक है, ये बताया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब इन्होंने क्या कहा था कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो क्या होता है, स्टेजेस में होता है। इसीलिए इन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी, 6 स्टेजेस दी थी। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रेसिवली होता है और क्रमिक चरणों में होता है। सब चरणों का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है, एक चरण के बाद दूसरा चरण आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। देयर आर जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो नैतिक तर्क में लिंग भेद की बात तो इन्होंने नहीं कही थी। ठीक है,
बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है? नहीं, निरंतर रूप से नहीं होता, एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता। कंटिन्यूस मैनर किसको कहेंगे? इस तरीके से ग्राफ की तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या माना कि बच्चे का जो विकास है वो नैतिक विकास वो ग्राफ की तरीके से नहीं बढ़ रहा है, वो स्टेजेस में बढ़ रहा है। पहली स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। तो ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि स्टेजेस में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, सांस्कृतिक अंतर और लैंगिक भेद, इनकी इन्होंने क्या की थी, इनकी इन्होंने उपेक्षा की थी। इन्होंने इस चीज़ को अकाउंट में रखा ही नहीं कि इनमें लिंग भेद भी हो सकते हैं या सांस्कृतिक अंतर हो सकते हैं। लिंग भेद को पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया, उपेक्षा करी, इसको पूरी तरीके से इग्नोर किया। और सांस्कृतिक अंतरों को भी बिना पूरी तरीके से क्या किया, इन्होंने इग्नोर कर दिया। और नैतिक विकास को निरंतर न मानते हुए अनिरंतर माना। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही ऑप्शन है पहला वाला, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि ये प्रोग्रेसिवली स्टेजेस में कंप्लीट होता है, अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग डेवलपमेंट होता है बच्चों का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बच्चे जब खालिस्तान अनुभव करते हैं तब बेहतर रूप से सीखते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे क्या अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। मतलब कि बच्चे क्या एक्सपीरियंस करके बेटर तरीके से सीखेंगे, ये हमको बताना है। प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, मतलब हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी टू परफॉर्म, मतलब कि बहुत अधिक वो क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक उनमें क्या है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा वो लोग चिंतित है, तब वो क्या बेहतर रूप से सीख पाएंगे। तो देखिए ऑप्शन सुनने में ही गलत लग रहा है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे तो वो तो अच्छे से सीखना तो दूर की बात है, उस स्थिति में वो परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, जो कार्य उनको करने दिया जाएगा वो तक नहीं कर पाएंगे, तो उसको सीखना तो दूर की बात रही। ठीक है, तो ये एनजाइटी के थ्रू तो सीखने से रहे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाई डिग्री ऑफ एनजाइटी बोला है, तो बहुत ज़्यादा अगर एनजाइटी रहेगी तो बच्चे क्या ही सीखेंगे। सेकंड क्या बोला गया है कि अधिगम विवशता, मतलब कि उनको क्या हो गई है, लर्नड हेल्पलेसनेस। ये क्या होती है, ये वो स्थिति होती है, मान के चलिए मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। आपने एक बच्चे से पूछा कि बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, मतलब कि प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया, कहाँ के आपने, यूएसए के। अब बच्चा नहीं बता पाया इसको, फिर आपने क्या किया, फिर आपने पूछा कि बताओ जापान की मुद्रा का नाम क्या है, मतलब जापान की जो करेंसी है उसका नाम क्या है। तो हो सकता है वो भी बच्चा नहीं बता पाया। और उसके बाद आपने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि एक चीज़ बताओ कि भारत की राजधानी क्या है, मतलब भारत की कैपिटल क्या है। तो देखिए पहले जो दो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा उसको हार्ड लगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का नाम उसने कभी नहीं सुना था, जापान की करेंसी का नाम से नहीं सुना था। लेकिन वो भारत में रहता है, भारत की कैपिटल नई दिल्ली, ये तो उसको सिंपल सी बात है पता होगी। लेकिन क्या होगा, जैसे ही वो शुरुआत के दो क्वेश्चन नहीं बता पाएगा ना, तो तीसरे क्वेश्चन में अपने आप ही हार मान जाएगा, बिना कोशिश करे। मतलब हो सकेगा तो प्रश्न सुनने की कोशिश नहीं करेगा, और भारत की कैपिटल अगर उसके दिमाग में होगी भी तब भी वो सोचेगा कि मुझसे तो बनेगा ही नहीं, इसलिए वो कोशिश तक नहीं करेगा। इसी को क्या कहा जाता है, लर्न हेल्पलेसनेस कहा जाता है। मतलब शुरुआत के खराब परफॉर्मेंस के कारण बच्चा जब वर्तमान में अपने आप को कम आंकने लगे कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, अधिगम विवशता या फिर अधिगम निष्क्रियता भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अधिगम असहायता भी बोला जाता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा अगर लगातार उसने गलत गलत परफॉर्म किया है। तो आपने जैसे देखा होगा जब आप एग्जाम देते हो और होता है कि कभी कभार एक दो क्वेश्चन लगातार नहीं बनते, तो उसके बाद का तीसरा सिंपल क्वेश्चन भी होता है वो तक आप भूल जाते हो। तो किस वजह से होता है, वो होता है लर्न हेल्पलेसनेस की वजह से। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो क्या बच्चे जब लर्न हेल्पलेसनेस अनुभव करेंगे तो बेहतर सीखेंगे? नहीं, बेहतर नहीं सीखेंगे, उल्टा जो उनको आता होगा वो तक भूल जाएंगे। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, मतलब लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी। मतलब जब बच्चे को आप गतिविधि करा रहे हो तो बच्चा बहुत ही निम्न स्तर पर सक्रिय है, मतलब बच्चे में क्या है, सक्रियता का एकदम अभाव है, तब बच्चा अच्छे से सीखेगा? तो बिल्कुल नहीं, तब भी बच्चा कैसे अच्छे से सीखेगा, जब तक वो सक्रिय होगा। मतलब अगर वो एक्टिव होगा तभी तो अच्छे तरीके से सीखेगा। अगर पूरी तरीके से बच्चा एक्टिव न होने के बजाय पूरी तरीके से क्या होगा, पैसिव होगा, पूरी तरीके से इनएक्टिव होगा, तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। एक्टिव होगा तब सीख पाएगा। तो यहाँ पर दिया है कि निम्न स्तर पर सतर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, पैसिव है, एक्टिव नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, मतलब कि मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चे में एक मॉडरेट लेवल का एक्साइटमेंट है, मतलब एक मीडियम स्तर का, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भी अगर एक्साइटेड है बच्चा, बहुत ज़्यादा एकदम क्या है, बच्चा हाईली एक्साइटेड है, तो क्या होगा, पढ़ने पर उसका ध्यान नहीं है। एक्साइटमेंट में क्या होगा,
वो चीज़ों को क्या होगा, भूल जाएगा, मतलब वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाएगा। एकदम लो लेवल पे एक्साइटेड है, लो एक्साइटमेंट है बच्चे में अगर, तो क्या होगा, तब भी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। लेकिन अगर उसमें एक मॉडरेट लेवल का एक्साइटमेंट है तो बच्चा किसी भी चीज़ को क्या हो सकता है, अच्छे से सीख सकता है, क्योंकि सीखने के लिए एक मध्यम स्तर का उत्साह जरूरी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी जो ऑप्शन से ही आप लोग क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, मतलब एलिमिनेट कर सकते हो। निम्न में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कि कौन सा ऑप्शन है ये बता रहा है कि बच्चे का जो विकास है समीप दूराभिमुख है। समीप दूराभिमुख को मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। समीप दूराभिमुख मतलब मान के चलिए ये है बच्चा। अब समीप दूराभिमुख मतलब क्या होता है कि बच्चे के केंद्र से विकास शुरू होगा और परिधि तक जाएगा। ठीक है, तो बच्चे के शरीर के समीप से शुरू होगा, केंद्र के, और परिधि तक जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इसका क्या विकास होगा, सबसे पहले इसका जो रीढ़ की हड्डी वाला भाग विकसित होगा, फिर इसके कंधों वाला भाग विकसित होगा, फिर इसके जो आर्म्स है, मतलब ये जो भुजाओं वाला भाग विकसित होगा, फिर इसके हाथ वाला भाग विकसित होगा, फिर इसकी जो हथेलियों वाला भाग विकसित होगा, फिर इसके बाद इसके पंजा विकसित होगा, फिर उसके बाद उसकी उंगलियां विकसित होगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, समीप दूराभिमुख। इसको केंद्र से परिधि का ओर का विकास भी बोला जाता है। ठीक है ना, शरीर के एकदम केंद्र के समीप से दूर की ओर का विकास। तो क्या कौन सा इसमें उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मोतियों में धागे पिरोने में क्या होता है, उंगलियों का काम होता है, लेकिन गेंद को पकड़ने में हथेली का काम होता है। और हमने देखा था समीप दूराभिमुख में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हथेली विकसित होगी। सबसे पहले तो कंधा, कंधे के बाद भुजा, भुजा के बाद हाथ, हाथ के बाद हथेली, हथेली के बाद उंगलियां। तो हथेली टू उंगली जाएगा। और हमको क्या है, अगर यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में कि धागा पिरोने में किसका यूज होगा, उंगली का होगा, और गेंद पकड़ने में किसका होगा, हथेली का यूज होगा। तो हथेली वाला कार्य पहले विकसित होगा, फिर उंगली वाला होगा, इसलिए गेंद पकड़ना बच्चा पहले सीखेगा और धागा पिरोने वाला बाद में सीखेगा। तो ये बात तो सही कही गई है इसके बारे में, तो हमको सही लग रहा है। ठीक है, तो ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो देखिए ये जो है, ये है सिफेलोकॉडल विकास। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये जो सर से लेके पैर तक का विकास है, कहीं ना कहीं उस सिद्धांत की क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। ये तो विकास के बारे में कहा गया है, इसमें कहीं भी प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत की बात नहीं करी गई है। और एक और क्या कहा गया कि अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। ये किसकी बात करी गई है, ये तो बात मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात करी गई है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब इसमें क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण की बात करी गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन मैंने बताया कि खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है, ये भी इस सिद्धांत की बात तो नहीं कर रहा है। ठीक है, पेशी विकास की बात कर रहा है। लेकिन समीप दूराभिमुख मतलब गेंद पकड़ने की क्षमता पहले विकसित होगी, क्योंकि उस वो हथेली का यूज होता है, और उसके बाद उंगलियों का, तो मतलब शरीर के पास से दूर की ओर विकास जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। मतलब वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे खुद से बात करते हैं, जिनको जिनको उन्होंने क्या कहा था, प्राइवेट स्पीच कहा था। और प्राइवेट स्पीच के बारे में कब से विकसित होती है, लगभग 3 से 5 साल की उम्र में विकसित हो जाती है। तो इनका वाइगोत्स्की का क्या मानना था कि बच्चे को क्या करती है, सेल्फ रेगुलेशन में मदद करती है, मतलब कि आत्मनियमन में सहायता करती है। तो अब देखेंगे कि कहाँ पर किस ऑप्शन में इसकी बात करी गई है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं क्योंकि वे आत्मकेंद्रित होते हैं। गलत बात, ये बात वाइगोत्स्की ने नहीं कही, ये बात करी थी जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे ने ये बात करी थी कि अगर बच्चे खुद से बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बच्चे अभी आत्मकेंद्रित है, बच्चे अभी खुद में खोए हुए हैं। और इन्होंने इसको क्या कहा था, इन्होंने इसको आत्मकेंद्रित वाक कहा था। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा था। लेकिन वाइगोत्स्की ने माना कि बच्चे आत्मकेंद्रित होने की वजह से अपने से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो इसीलिए अपने से बात कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी सोच क्या है, उनको मतलब वो सेल्फ रेगुलेशन में सहायता कर रही है उनकी, वो जो बात कर रहे हैं। जैसे वो खुद से अगर बच्चा बात कर रहा है कि मुझे ये खाना है, मुझे ऐसा पहनना है, तो वो खुद से बात करके खुद को समझा रहा है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। बिल्कुल गलत बात, पहला भी गलत, सेकंड भी गलत। क्योंकि बच्चों की थॉट इलॉजिकल होने की वजह से वाइगोस्की ने कहा, वाइगोस्की ने ये नहीं माना कि बच्चों की सोच अतार्किक होती है इसीलिए खुद से बात करते हैं। ठीक है, वो तो उल्टा इसको अच्छा मानते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा।
विचार और आत्मनियमन नियमन में सहायता के लिए बिल्कुल 100% करेक्ट। प्राइवेट स्पीच के बारे में उन्होंने कहा था कि बच्चे को क्या करती है, सेल्फ रेगुलेशन में सहायता करती है, लेकिन किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने। अगर इसकी जगह जीन पियाजे आता तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये हमारा गलत है, वाइगोत्स्की की बात है इसलिए। आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो, मतलब कि टू प्रोवाइड सेल्फ री इन्फोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने कि वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं इसलिए सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए। उन्होंने तो कहा था कि उनकी जो विचार है उसको आत्मनिर्मन में सहायता करने के लिए उनकी प्राइवेट स्पीच काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 10 पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कहा गया कि वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा स्केप फोल्डिंग का उदाहरण है। स्केप फोल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होती है, ये एक प्रकार की अस्थायी सहायता होती है। अस्थायी सहायता ये कब दी जाती है, जैसे मान के चलिए आप लोग साइकिल चलाना जब सीखते रहे होंगे तो आपने क्या देखा होगा कि जब आपके मम्मी पापा या आपका कोई भी अगर फ्रेंड है तो साइकिल को जब तक आप पैडल मारना नहीं सीखे थे तब तक पीछे से पकड़ के रखते होंगे। या फिर बच्चों के जो साइकिलों में यूज़ नहीं होते, जो मतलब एक्स्ट्रा जो दो व्हील रहते हैं आजू बाजू, जो साइकिल को सपोर्ट देने का काम करते हैं, स्टैंड के रूप में काम करते हैं, तो वो लगे होते थे। तो जब आप पैडल मारना सीख जाते थे तो क्या होते थे, मम्मी पापा पीछे जो पैडल को आपके साइकिल को पकड़ के रखते थे, उसको पकड़ना धीरे धीरे छोड़ देते थे, उस पकड़ को धीरे धीरे छोड़ देते थे। वो क्या होती थी, एक अस्थायी सहायता होती थी। वो क्यों दी जाती थी, ताकि आप उस चीज़ को सीख सके जो अभी आपको नहीं आ रही है लेकिन आप हेल्प से कर पा रहे हो। आपको मदद जब दी जा रही है तो आप उस चीज़ को कर पा रहे हो। जब आपकी साइकिल पीछे से पकड़ी जा रही है तब आप पैडल मार पा रहे हो, जब छोड़ देते तो हो सकता है आप गिर जाते हो। तो उस चीज़ को करने के लिए इसके फोल्डिंग दी जाती है, एक प्रकार की अस्थायी सहायता होती है, ठीक है, पाड़ या मचान हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आलम्बन का उदाहरण कौन सा है ये हमको बताना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी साइकिल का उदाहरण बताया उस प्रकार का। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। मतलब आपने एक छात्र को क्या कर दिए, रीडिंग असाइनमेंट दे दिए और उसको बोला कि आप लोग आंसर करो खुद से ही। तो ये कोई सहायता तो हुई नहीं, ये एक तो कार्य हो गया, तो ये हमारा उदाहरण नहीं होगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप से यहाँ पर जवाब देना है, आप कोई हेल्प तो कर नहीं रहे हो। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसे महारत हासिल करना। मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्किल टू अ स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ओन। मतलब आपने क्या किया, बच्चों को एक कार्य मतलब करके दिखा दिया कि इस तरीके से करना है, और फिर बच्चों को बोला कि ये कार्य अब अपने से तो आप लोग कर लो। तो ये एक उदाहरण हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। अब आगे के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। तो ये हमारा ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, ठीक है। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, श्रेणी तो प्रदान नहीं करना है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में क्या अंतर है। आपने बच्चे को क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्किल टू a स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ओन। मतलब आपने क्या किया कि बच्चों को एक कार्य सिखाया, जैसे आपको आपने उसको कोई डांस की स्टेप सिखा दी या फिर साइकिल के पेडल मार के दिखा दी कि देखो ऐसे आपको चलाना है। तो और उसके बाद बच्चों को कहा कि अब खुद से आप करो। तो इसमें आपने उसकी कोई हेल्प नहीं की, आपने आप उसको काम को क्या कर दिया, बस दर्शा दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपने उसको काम को करने में कोई हेल्प नहीं करी है। लेकिन किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक सहायता प्रदान कर रहे हो जब भी बच्चे को ज़रूरत पड़ रही है तब, और बच्चे के टास्क को छोटे छोटे चरणों में तोड़ दिया है। तो ये आप उसकी सही तरीके से सहायता कर रहे हो और एक अस्थायी सहायता का सही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 होगा ये हमारा क्या होगा, सही उदाहरण होगा। अगर ये नहीं दिया होता तो हम इसको सही मान सकते थे क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्तर पर यहाँ मदद करी गई है। लेकिन हम ये अगर दिया हुआ है तो इसको सही नहीं मान सकते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का सही वर्णन करता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में अगर मैं बता दूं तो मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और एक क्या होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक को कहा जाता है बाह्य अभिप्रेरणा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो आता है अंदर से, मतलब हमारे खुद के अंदर से आता है। हमारे जो भी इंटरेस्ट होंगे, जो भी हमारे मूल्य होंगे, वैल्यूज़ होंगी, उससे हमको जो प्रेरणा मिलती है वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक होती है जो हमको कोई भी प्राइज मनी जीतने से,
ठीक है, या फिर हमको किसी भी तरीके का पुरस्कार पाने से जो मिलती है, किसी भी तरीके का इनाम पाने से जो मिलती है, इनाम पाने से, ये जो मोटिवेशन होता है ये होता है एक्सट्रिंसिक। तो ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब जो हमारे अंदर से आता है, जिसको आंतरिक अभिप्रेरणा बोला जाता है। जब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, जैसे पढ़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति अंदर से मोटिवेटेड है, मतलब खुद अपने आप को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने भविष्य के लिए पढ़ना चाहता है, तो क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसके अंदर। और कोई व्यक्ति इसलिए पढ़ना चाहता है ताकि उसको लोग अच्छा बोले, उसकी तारीफ हो, तो वो होगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब पढ़ेंगे कि हमको किसका उदाहरण पूछा, एक्सट्रिंसिक का, मतलब बाहरी अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, गलत बात। अगर पर्सनल इंजॉयमेंट से अगर कोई मोटिवेशन आ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रिंसिक, क्योंकि इसमें कोई बाहरी तत्व नहीं है। आनंद तो आपको अंदर से हो रहा है, खुद के लेवल पे हो रहा है, तो वो क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, फिर देखिए इंटरनल फैक्टर से, तो इंटरनल फैक्टर से कौन सी आती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है, जो हमारे अंदर से आती है। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, मतलब इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से आती है, मतलब बाहरी रूप से आती है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सट्रिंसिक का, क्योंकि ये बाहरी रूप से आ रही है। तो ये हमारा सही ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे का पढ़ लेते हैं। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, तो ये दो तो सेम ही है, व्यक्तिगत आनंद या व्यक्तिगत संतुष्टि, तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, ये भी उदाहरण हो जाएगा इंट्रिंसिक का। तो हमको समझ आ गया। वातावरणीय परिणाम जो कि हमारे बाहर है, वातावरण तो हमारे बाहर होता है, अंदर तो होता नहीं है, तो वातावरणीय परिणामों से जो मोटिवेशन आएगा वो कौन सा होगा, बाह्य अभिप्रेरणा या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि बच्चे जो बच्चे होते हैं उनके बारे में कौन सी बात सही है, ये बताना है हमको। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें बड़े होते हैं। मतलब क्या ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो बिल्कुल सही लग रहा है। बच्चे मतलब चिल्ड्रन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन। मतलब कि बच्चे उस वातावरण से बहुत अधिक रूप से प्रभावित होते हैं, उस सामाजिक सांस्कृतिक एरिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं जहाँ पर वो बड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात करी गई है। इस संसार में कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, मतलब बच्चे जो होते हैं इस संसार में कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। ये बात करी थी किसने, पता है, ये बात करी थी जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने बात करी थी। इस बात को जो व्यवहारवादी लोग हैं, जो ये मानते हैं कि बच्चा क्या होता है, ब्लैंक स्लेट के रूप में होता है और बाद में हम उसमें क्या होते हैं, जैसे एक ब्लैंक स्लेट के रूप में ऐसा बच्चा होगा और बाद में हम चीज़ें उसमें भर देते हैं, ये माना गया था। लेकिन अभी के जो रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, जिसमें हम लोग जीन पियाजे की बात करेंगे या वाइगोत्स्की की बात करेंगे, जैसे जीन पियाजे हो गया या फिर वाइगोत्स्की हो गए, ये इसको नहीं मानते। ये मानते हैं कि बच्चा कोई ब्लैंक स्लेट नहीं होता है, बच्चा क्या होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। जीन पियाजे ने तो उनको क्या कह दिया है, बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा है। और इन्होंने तो, जीन पियाजे ने ये भी माना है कि बच्चे जो होते हैं वो विचारों में बिल्कुल सेम होते हैं, बस उनके क्वालिटी ऑफ थॉट्स में फ़र्क होता है, नहीं तो विचार तो उतने ही करते जितना एक बड़ा व्यक्ति करता है। ठीक है, तो ये बात रचनावाद के हिसाब से तो गलत हो जाती है। जन्म से अनियंत्रित होते हैं, मतलब चिल्ड्रन या फिर बच्चे जन्म से अनियंत्रित होते हैं, उन्हें सामाजिक बनाए जाने की आवश्यकता होती है। ये भी बहुत पुरानी अप्रोच है और बहुत आज के समय में इसको गलत माना जाता है। क्यों गलत माना जाता है, क्योंकि बच्चे कोई अनकंट्रोल्ड व्यक्ति नहीं है, मतलब कि एकदम अनरूली या फिर बर्बर व्यक्ति नहीं है कि जिसको आप मतलब एक, जैसे पहले नहीं होते थे आदि मानव होते थे, उस तरीके के तो बच्चे होते नहीं हैं। पहले यही सोच थी कि बच्चे जो होते हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, बच्चों को किसी चीज़ की अकल नहीं होती, और फिर बाद में हम लोग उनको ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो ये भी एक गलत अप्रोच होगी, इसलिए इसको आजकल के रचनावाद में नहीं माना जाता। ठीक है, बच्चे इस संसार में ऐसे आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नीति तय करते हैं। मतलब कि चिल्ड्रन कम इनटू दिस वर्ल्ड विद जेनेटिक कोड्स दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी। ये भी गलत बात है। सिर्फ उनके डेस्टिनी उनके जेनेटिक कोड से डिसाइड नहीं होती, उनकी डेस्टिनी जो होती है वो जेनेटिक कोड प्लस उसके साथ क्या होता है, उनका जो इन्वायरमेंट होता है, जिस तरीके के वो पर्यावरण में रहते हैं, उससे भी डिसाइड होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ब्लैंक स्लेट या फिर उनको बच्चे अनियंत्रित होते हैं या फिर आनुवंशिक कोड से उनकी नीति तय होती है, ये सब बातें आज के शिक्षा शास्त्र के हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। पहले इन सब चीज़ों को माना जाता था, कई बार शिक्षा का आधार भी रह चुकी है। ठीक है, लेकिन अब तो क्या माना जाता है, अब तो ये माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उनको हमको क्या है, बस अनुभव देते रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, फिर से अभिकथन एवं निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। ठीक है, अभिकथन कारण या अभिकथन निष्कर्ष भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि 5 से 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को
ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। मतलब कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 years शुड नॉट बी प्रेशराइज टू राइट प्रॉपरली एंड विद इन दी लाइन्स। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे लाइन के भीतर लिखो, ऐसे ए बनाओ, ऐसे बी बनाओ, इस तरीके से फोर्स नहीं करना चाहिए। 5 से 6 साल के, 5 से 6 वर्ष से अगर कम के बच्चे हैं, ये बात कही गई है। बात सुनने में थोड़ी थोड़ी ठीक लग रही है। बच्चे 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद सूक्ष्म गति कौशल पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको बता दूं, जो जैसे यहाँ पर पहली जो लाइन कही गई कि 5 से 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को ठीक से या फिर रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। मतलब एकदम एक्यूरेट लिखने में कि ए ऐसे ही बनना चाहिए, बी ऐसे ही बनना चाहिए, लाइन के अंदर आना चाहिए, 3 लाइन में से इसका ये गुजरना चाहिए, बी का ये भाग 3 लाइन के बीच में से गुजरना चाहिए। 5 से 6 साल से अगर कम के बच्चे थे, इनको इसके लिए फोर्स क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों की जो हथेलियाँ है, जैसे ये है ना हाथ उनका, ये जो हाथ है मान के चलिए, तो जो रिस्ट वाला भाग है, ये अच्छे से अभी उनका क्या होता है, डेवलप नहीं हुआ होता है। इसका विकास क्या है, इसका जो विकास है बहुत अच्छे से हुआ नहीं रहता, जिसके वजह से जब हम बच्चों को बोलते हैं ये सब चीज़ें करने, तो नहीं कर पाते क्योंकि उनका अभी इस भाग पर कंट्रोल नहीं है। और हमने अभी जैसे समीप दूराभिमुख विकास के बारे में बताया, तो कैसे बताया कि सबसे पहले कंधे विकसित होंगे, फिर उसके बाद क्या होगी, उनकी भुजाएं विकसित होगी, फिर हथेलियाँ, फिर उंगलियाँ। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, 5 से 6 वर्ष की उम्र में उनके ये सब पार्ट अभी विकसित उतने अच्छे से नहीं हुए होते। ठीक है, तो हमको उनको अभी क्या है, किसी भी चीज़ के लिए इतना फोर्स नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है, इसका कारण भी दिया है। बच्चे 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद ही सूक्ष्म गति कौशल पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं। उसके पहले उन पर उसका नियंत्रण अच्छा नहीं होता। तो ऑप्शन ए भी सही है, और मतलब अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि दोनों इसमें भी बात हो रही सूक्ष्म गति कौशल की और इसमें भी बात हो रही सूक्ष्म गति कौशल की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। एक और क्वेश्चन इसके बाद बचा है, ये मतलब लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मतलब उसने जो कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल दिए। अब वो पूछ रहा है कि कौन से लेवल पे, मतलब किस स्तर पर व्यक्ति ये सोचता है। इसमें फर्स्ट लेवल था, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट तो कौन सा था, फर्स्ट था पूर्व पारंपरिक, सेकंड था पारंपरिक और थर्ड था उत्तर पारंपरिक। गैर पारंपरिक कोई नहीं था। तो इसमें से किस स्तर पर बच्चे ये सोचते हैं कि लोग मेरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ठीक है, तो अगर हम बात करें प्री कन्वेंशनल की, ठीक है, और फिर करें कन्वेंशनल की, ये हो गया प्री कन्वेंशनल, फिर हो गया कन्वेंशनल, और फिर हो गया पोस्ट कन्वेंशनल। इस स्थिति में बच्चा ये सोचता है कि मुझे बस दंड न मिले, और मुझे दंड ना मिले, और मुझे किसी चीज़ के लिए डांटा ना जाए, और मुझे इनाम मिल जाए, बस इस चीज़ के लिए बच्चा काम करता है। मतलब दंड से बचने के लिए, इनाम को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जो कन्वेंशनल लेवल है, इसमें बच्चा ये सोचकर काम करता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मतलब सोसाइटी के बारे में बच्चा बहुत सोचकर चलता है। ठीक है, सोसाइटी, नियम, रूल्स, ये सब। और पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है, ये दोनों चीज़ों से बच्चा ऊपर उठ चुका होता है और बड़े आदर्श बनते हैं। बच्चा फिर क्या होता है, सत्य, अहिंसा, मॉरल वैल्यूज़, इनके बारे में ज़्यादा सोच रहा होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोच रहा होता है। तो इस स्तर में बच्चा क्या होगा, इस स्तर में बच्चा केवल दंड और इनाम को प्राप्त, दंड से बचने के लिए और इनाम को पाने के लिए काम करेगा। इस स्थिति में बच्चा क्या करेगा, सोसाइटी के हिसाब से काम करेगा, लोग क्या कहेंगे ये सोचेगा। और लास्ट वाले में क्या कहेगा, लोगों से भी ऊपर उठकर सत्य, अहिंसा जैसे बड़े बड़े आदर्शों की बच्चा बात करता है। ठीक है, नियमों के खिलाफ भी चला जाता है कई बार, अच्छे कार्यों के लिए। जैसे सरदार भगत सिंह जी थे, वो अच्छे कार्यों के लिए क्या हुआ, अंग्रेजों का तक विरोध कर दिया था जो उस समय गवर्नमेंट में थे। ठीक है, तो ये सब ये लोग काम करते हैं। तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, किस स्तर पे है, कन्वेंशनल लेवल का है। ठीक है, मतलब कि इसमें ये पारंपरिक स्तर पर ये ध्यान देते हैं कि सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचता है व्यक्ति, अन्य लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ क्या कहा गया है कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अभी कथन दिया हुआ है कि एक अगर समावेशी कक्षा है जहाँ अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, हो सकता है कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित है, कोई विजुअल इम्पेयरमेंट से पीड़ित है, मतलब वो देख नहीं पा रहा है, ये वाला बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है। तो हमको क्या करना है कि अलग अलग, जैसे कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों को क्या है, उसको दृश्य माध्यम से सिखाना पड़ेगा।
अगर कोई विजुअल वाला है तो उसको श्रव्य माध्यम से सिखाना पड़ेगा। अगर कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो ऐसी गतिविधियाँ लानी पड़ेगी जो दृश्य श्रव्य से मिक्स हो, उसमें चलने फिरने वाली ज़्यादा गतिविधियाँ ना हो, नहीं तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा ये सब चीज़ें। तो एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समावेशी कक्षा है, हर ज़रूरत के बच्चे तो बहुसंवेदी जब चीज़ों से पढ़ाएंगे, अलग अलग जब उनके सेंसेस यूज़ होंगे, तो क्या होगा, हर प्रकार का बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। जिसको दृश्य के माध्यम से समझ नहीं आ रहा है वो श्रव्य के माध्यम से समझेगा, जिसको श्रव्य के माध्यम से समझ नहीं आ रहा है वो दृश्य के माध्यम से समझेगा, जिसको चलने गतिविधि के माध्यम से समझ नहीं आ रहा है तो वो दृश्य श्रव्य के माध्यम से सीखेगा। ये सब चीज़ें समावेशी कक्षाओं में पाठ्यचर्या सामग्री तथा मूल्यांकन रणनीतियों का मानकीकरण अपनाया जाना चाहिए। मतलब समावेशी कक्षा में जो है जो भी मटेरियल्स होते हैं, करिकुलर मटेरियल्स जो होते हैं या फिर असेसमेंट स्ट्रेटजीज है, इनको क्या है, इनका एक स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करना चाहिए, इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या है, यहाँ पर हर प्रकार के बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, यहाँ हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, यहाँ लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं। अगर इस तरीके के बच्चों के लिए आप एक फिक्स स्टैंडर्ड अगर आपने सेट कर दिया, मान लीजिए कि एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया कि इसी तरीके से एजुकेशन होगा, तो कुछ बच्चों को तो एजुकेशन अच्छे तरीके से मिल जाएगा, जो हो सकता है उस चीज़ के लिए पर्याप्त हो या फिर उनको कोई समस्या ना हो। लेकिन जो बच्चे इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनके लिए एक ही स्टैंडर्ड काम नहीं करेगा। इनको क्या होगा, इनको मल्टी सेंसरी तरीके से पढ़ाना होगा। मतलब कि इनको क्या होगा, बहुसंवेदी तरीके से पढ़ाना होगा, अलग अलग संवेदी तंत्र यूज़ होना चाहिए और कोई स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, एक बहुल प्रणाली यूज़ करनी होगी जिसमें हर प्रकार की चीज़ें क्या हो, समावेशित हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना है। ऐसे भी स्टैंडर्डाइजेशन कहीं भी शब्द दिखे आपको सीटेट में तो गलत ही होता है ऑप्शन जनरली। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है एक, तो ये इसकी वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना है, इनमें क्या होना करना चाहिए उल्टा, इनमें बहुलता लानी है हमको। ठीक है, बहुत सारी इनमें मल्टी सेंसरी चीज़ों का यूज़ करना है। ऑप्शन एक सही है लेकिन मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।